हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल किशोर मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि मैं इससे पिछला वीडियो जो डाला था, तो जैक द्वारा जो जारी मॉडल पेपर रहा, वो मॉडल पेपर का सेट 2 का सॉल्यूशन मैंने डाला था। सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का सॉल्यूशन उसमें मैंने अपलोड किया था, और उस सेट 2 का जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ था, इस वीडियो में मैं आज अपलोड करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे, और जिससे क्या होगा कि सेट 2 का जो है पूरा आपका सॉल्यूशन आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सेट 2 का जो मॉडल पेपर था, उस सेट 2 का 10 क्वेश्चन तक तो बता दिया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री हो, तो इसमें क्या कह रहा है कि जहां 3a जो है एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि 3a जो है क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से छोटा। जो 90 डिग्री से छोटा, यानी थीटा का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री से, थीटा का वैल्यू जो मान होगा 90 डिग्री से छोटा। थीटा के स्थान पर यहाँ a है, यानी कहने का मतलब कह रहा है कि जो भी एंगल हमको फाइंड करना है वो न्यून कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री से छोटा कोण निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज आप लोग बताए, ध्यान दीजिएगा कि वीडियो में पहले भी जो हम लेक्चर डाउनलोड किए हैं, उसमें एक चीज आपको बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे निकाला जाता है, इतना कैसे होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा क्यों होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा क्यों होता है, इसका भी वीडियो जो है, जब त्रिकोणमिति का चैप्टर का जो चैप्टर हम अपलोड करने लगेंगे सॉल्यूशन, तो उसमें सारा इसका डिटेल हम बताएंगे कैसे ये आता है, इतना बराबर कॉस थीटा क्यों होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा क्यों होता है। ये सारा वीडियो जो है हम जब त्रिकोणमिति चैप्टर का जो हम सॉल्यूशन जब उसमें अपलोड करेंगे, तो सारा कॉन्सेप्ट इसका उसमें अपलोड कर देंगे। आप उसे जरूर देखिए। लेकिन फिलहाल आज सेट बना रहे हैं, इसलिए इस सेट में देखिए फॉर्मूला इसका हम यूज करेंगे। तो देखिए इधर कितना है, साइन 3 है, इधर cos a माइनस 26 डिग्री है। तो या तो हम फॉर्मूला इसका अप्लाई कर लेंगे, या तो हम फॉर्मूला इसका अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए हम किसी एक का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा जैसे लिखा हुआ है, ये साइन हमारे पास क्या है, साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, क्योंकि cos 90 माइनस 3a लिखेंगे तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा। जब हम cos 90 माइनस थीटा लिख दिए, इधर कितना है, cos a माइनस 26 डिग्री है। दोनों तरफ देखिए cos आ गया। अब ये cos दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो cos जब कैंसिल हो जाएगा तो इधर कितना बचेगा, 90 माइनस 3a इक्वल टू इधर कितना बचा, a माइनस 26 डिग्री। ये हो गया। ये दोनों साइड जो cos है, दोनों cos क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a वाला को एक साइड कर लेते हैं और बिना a वाला को एक साइड। ये देखिए 3 है, यहाँ पे 90 है, इसको इधर माइनस में है तो लाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पर प्लस में 26 हो जाएगा। इधर a है, साइड को इसको चेंज करके लाएंगे तो प्लस 3 ये हो जाएगा। जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 9 2 11 116 हो गया। इस इम्प्लाई इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। अगर हम a का वैल्यू निकालना चाहेंगे
ए का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 116/4, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 3 11 होता है, 3 बचा तो 4 9 36, देखिए 29 डिग्री आ गया मेरा आंसर। 29 डिग्री क्या है आंसर है, जो कि 90 डिग्री से क्या है छोटा है, इसलिए क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा था कि न्यून कोण निकालना है, 90 डिग्री से छोटा निकालना है, ए का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा आया है। क्लियर, चलिए ठीक है। देखिए इस चैप्टर का जो है जो सेट हम बता रहे हैं, इस सेट का 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा देखिए क्या होता है, एक पासा जो है उसमें 6 फलक होते हैं। पासा मतलब कहने का मतलब आपने लूडो के गट्टी देखे होंगे, जो लूडो की गट्टी जो लूडो खेलते हैं उसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित रहता है, उसमें 6 फलक होते हैं। उसकी बनावट जो है 6 एक तरह से कहा जाए तो इस तरह से हो सकता है। चलिए फिगर क्या बने, लेकिन आप जानिए कि उसमें लूडो की गट्टी आप देख रहे हैं ना, तो लूडो की गट्टी जो है उसमें 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक होते हैं, यानी 1 से लेकर 6 तक की संख्या उस पर लिखी होती है। उसमें कितना होता है 1 2 3 4 5 6 तक, यानी 6 फलक होता है, तो 6 तक की संख्या यही अंकित उसमें रहता है। इसी संख्या में से टोटल संख्या अगर हम कहा जाए, अगर एक पासे को एक बार फेंकने पर क्या क्या आएगा, यही 6 में से आएगा एक कोई, यही 6 में से क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या तो 6 आएगा, यही 6 में से आएगा। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा 6, कुल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है कि 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या था, 5 से एक बड़ी संख्या कौन है 6 है। 5 से एक बड़ी संख्या क्या है, 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी एक संख्या क्या है 6 है। अगर 5 से बड़ी एक संख्या की घटना को अगर हम ई मान लेते हैं तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा 1, नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा 1। अगर प्रायिकता ऑफ ई निकाला जाए तो 1 बटा कितना हो जाएगा 6, क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला हमने बताया है, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला बताया है कि संभावित परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणाम की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। संभावित परिणाम की संख्या कितना है 1 और कुल परिणाम कितना है 6, तो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो कितना हो जाएगा 1/6। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक सम संख्या, एक सम संख्या, एक सम संख्या में क्या है 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, यानी सम संख्या का मतलब क्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो सम संख्या क्या आ सकता है 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो एक सम संख्या प्राप्त होने की घटना को अगर हम मान लेते हैं 1, तो नंबर ऑफ एफ कितना हो जाएगा 3। तो प्रायिकता ऑफ एफ निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ एफ बराबर 3 हो जाएगा टोटल, और संभावित परिणाम की संख्या और कुल परिणाम की संख्या हो गया 6, तो 3 दूना के 6 यानी 1/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से भाग लगे। तो स्वयं को छोड़कर भाग लगने वाला संख्या कौन है 4 है और 6 है, यानी हो जाएगा 4 और 6, ये 2 चीज आएगा जो कि एक भाज्य संख्या है। बाकी 1 2 3 और 5 में अपने आप को छोड़ करके और 1 के अलावा किसी संख्या से भागने लगता है, तो इसलिए ये क्या हो गया
भाज्य संख्या इसमें 4 और 6 2 हो गया। तो ये अगर इसकी परिणाम की संख्या को अगर हम मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं, एक यहाँ पे ई माने, यहाँ एक माने, अगर जी मान लेते हैं तो जी, तो नंबर ऑफ जी कितना हो जाएगा 2। तो प्रायिकता ऑफ जी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 2/6, द्वितीयाई 6 यानी 1/3। इस तरह से 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता निकालना है वो 1/6 आया। एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितना आया 1/2 आया, और एक भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितना आया 1/3 आया। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखिए इस सेट का 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक चीज इसमें दो बातें आ रहा है, एक मीनार आ रहा है और एक भवन आ रहा है। तो भवन जो है मीनार से क्या होगा छोटा होगा, भवन जो है मीनार से छोटा होगा। तो पहले यहाँ पे फिगर बनाते हैं, फिगर से समझते हैं, फिर बाद में बनाते हैं। ये हो गया मेरा भवन और ये हो गया मेरा मीनार, और ये दोनों एक जमीन पे ऐसे हैं। ये हो गया भवन का शिखर और ये हो गया मीनार का शिखर। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु कौन है ये देखिए, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार के पाद बिंदु यहाँ है और भवन के शिखर यहाँ है, तो इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का। यहाँ तक कंप्लीट। दूसरा बात क्या कर रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का पाद बिंदु ये है और मीनार का शिखर कहाँ है ये है। अब ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं ऐसे ऐसे हो गया, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, इसको सीधा बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से यदि मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी और यहां पे लिखते हैं डी। ये हुआ क्या भवन का शिखर, ये हुआ मीनार का शिखर, मीनार का शिखर, ये हुआ भवन का पाद, भवन का पाद बिंदु, और ये हुआ मीनार का पाद बिंदु। ये हो गया। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है मीनार की ऊंचाई, ये वाला 60 डिग्री तो एंगल बताया है। मीनार की ऊंचाई कह रहा है कि यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है 50 मीटर है। ये कितना है 50 मीटर दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई कितना है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई जो है भवन की ऊंचाई जो है h मीटर है। हम इसकी ऊंचाई को h मान लिए, और ये आधार जो है बेस जो है BC, ये जमीन है जो दोनों जमीन पे स्थित है, ये दोनों में आ रहा है, दोनों पार्ट्स में आ रहा है। तो कैसे बनाएंगे, माना कि भवन का की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर है। हमने मान लिया कि भवन की ऊंचाई h मीटर है, यानी भवन की ऊंचाई कितना है AB इक्वल टू कितना हो गया h मीटर। कितना हो गया h मीटर हो गया। और हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई कितना है, तो CD है, CD है मीनार की ऊंचाई जो कि दिया है 50 मीटर, जो कि एक ट्रायंगल किसमें स्थित है, तो BCD में स्थित है, BCD में स्थित है। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें स्थित है। इसका एंगल कितना है 60 डिग्री यहाँ पे है और यहाँ पे 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यदि इस त्रिभुज को अभी अगर मान लीजिए निगलेक्ट कर दिया जाए इधर वाले को, तो एक त्रिभुज बन रहा है BCD,
बी सी डी अगर हम मान लीजिए करते हैं त्रिभुज बी सी डी में, इस समकोण त्रिभुज है इसलिए समकोण लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज अगर बी सी डी में चलते हैं तो यहाँ थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इसमें देखिए चूंकि हमको ये पता नहीं है, क्योंकि इसका बेस जो है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हाइट इसका पता है, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार का रिलेशन किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? तो tan में होता है। क्योंकि tan थीटा बराबर आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर कितना होता है? P बटा P होता है, यानी लंब बटा आधार होता है। तो चलिए इसमें थीटा का वैल्यू दिया है, लंब आपको आधार निकालना है, तभी आधार और रिलेशन का इसमें बनाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो जैसे tan यहाँ पे कितना है? tan 60 डिग्री इक्वल टू थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो लंब बटा यानी लंब कितना है इसमें, यानी कितना कहने का मतलब सी डी बटा कितना हो जाएगा? बी सी। सी डी का वैल्यू कितना दिया है? 50 मीटर दिया हुआ है, और बी सी का वैल्यू हमको पता नहीं है। तो मान लीजिए कि बी सी यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक हम x है, इसको हम x मान लीजिए। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? बी सी इक्वल टू x मान लेते हैं मीटर। तो x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे बी सी का वैल्यू हम यहाँ पे x लिख देते हैं। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा √3। क्योंकि ये पहले भी हम बता चुके हैं, आप वीडियो में दोबारा देख लेंगे जिससे आपको और क्लियरेंस हो जाएगा। यह √3 हो गया बराबर कितना है? 50 बटा x हो गया। अगर हमें x का वैल्यू निकालना हो गया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 बटा √3। ये आ गया मेरा x का वैल्यू, ये हो गया मीटर, मेरा इसका बेस निकल गया। अब बात आता है क्योंकि हमको ट्रायंगल इसमें चलते हैं, अब त्रिभुज किसमें चलेंगे? अब त्रिभुज चलेंगे ये वाला में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा थीटा है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी tan 30 डिग्री बराबर लंब का वैल्यू कितना मेरा है? ए बी बटा कितना हो जाएगा? बी सी। ए बी का वैल्यू कितना है? h, और बी सी का वैल्यू कितना है? x है। दिस इंप्लाई tan 30 का वैल्यू कितना होगा? 1 बटा √3 बराबर h का वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन x का वैल्यू अभी हम निकाले हैं। x के स्थान पर कितना रखना है? 50 बटा √3। यहाँ पे 50 बटा √3, तो √3 जब इसके नीचे है तो ये पलट के कहाँ जाएगा? ऊपर। दिस इंप्लाई यहाँ होगा 1 बटा √3 बराबर, ये पलट के चल जाएगा ऊपर, है तो ऊपर हो जाएगा कितना? √3h बटा हो जाएगा 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरिया गुना करेंगे तो यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3h हो जाएगा। इसलिए h का जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 50 बटा 3। इसको आप दशमलव में बदल भी सकते हैं और कहीं लिखेंगे तो इतना आंसर हो जाएगा आंसर। देखिए इस सेट का 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका फिगर से हम लोग समझते हैं। इसका सबसे पहले क्या समझते हैं? फिगर से। तो फिगर देखिए बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक घनाकार ब्लॉक बना दिया, इस तरह से एक घनाकार ब्लॉक बना दिया। इस तरह से देखिए घनाकार ब्लॉक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि इसका यहां से यहां तक की भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा यहां से लेकर यहां तक कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, चूंकि घन है इसलिए सारा भुजा इसका क्या होगा? बराबर होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें एक घनाकार ब्लॉक रखा हुआ है, मतलब एक गोलाकार ब्लॉक। अब कैसा ब्लॉक है? अर्धगोलाकार है, मतलब अर्धगोला इस घनाकार ब्लॉक के पृष्ठ पे जो है इस तरह से जैसे एज लाइक
कटोरा कटोरा की तरह उस पर उठा के इस पर से रखा गया है, उसको ऊपर से तो रखेंगे तो कैसे बनेगा, इस तरह से ये कटोरा का क्या हो गया, मुंह हो गया, और यहां से ऐसे रहेगा, यानी अर्धगोलाकार है। तो कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक ये गोला का क्या हो गया, अर्धगोला का व्यास हो गया। ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर ये है तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसका ए नाम दे दिए, इसका बी नाम दे दिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या हो सकता है, दिया है घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक का क्या है कि भुजा बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और ये घनाकार ब्लॉक के ऊपर चूंकि अर्धगोला रखा हुआ है तो इसका यहां से यहां तक का क्या होगा व्यास, यानी हम कह सकते हैं कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास AB है, जो AB की लंबाई भी कितना है 7 सेंटीमीटर है। क्यों 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये भी एक घन के एक साइड पे, एक भुजा के साइड पे रखा हुआ है, तो जितना यहां से यहां तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है, उतना ही दूरी यहां से यहां तक की है, एक फलक पे रखा हुआ है। तो यहां से अगर हम त्रिज्या निकालेंगे, यानी त्रिज्या निकालेंगे R इक्वल टू, तो क्या इतना हो जाएगा R इक्वल टू 7/2 हो जाएगा, यानी ये मेरा क्या निकल गया अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या निकल गया, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यानी टोटल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये ठोस है, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें दो चीज होगा, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा आंसर। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले क्या है ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले इसके घन का देखते हैं, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6a² होता है, 6a²। ए माने क्या घन का भुजा, ए माने क्या घन की भुजा, यहाँ पे हम मान लेते हैं ए, ठीक है, प्लस अब हम ये गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो 4πr² होता है, तो यहाँ पे चूंकि अर्धगोला है इसलिए क्या होगा 2πr²। अब यहाँ पे 2πr² हो गया, लेकिन गोला का जो निचला पोर्शन ये वाला गोलाकार भाग है, ये तो एक घन के फेस पे ऐसे सटा हुआ है, तो घन के फेस पे ऐसे सटा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल अगर हम अलग देखते हैं, अगर 2πr² निकालेंगे तो ये फेस के साथ में निकलेगा, लेकिन ये जो फेस है हमारा इस सतह पे जुड़ा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल हम अगर माइनस करेंगे तभी ना, क्योंकि ये ऑलरेडी घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है हम इसमें ऐड कर चुके हैं, तो इसलिए दोबारा वो क्षेत्रफल ना आए, इसलिए इस वृत्ताकार जो है इस वृत्ताकार पोर्शन का क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो πr² होता है, क्योंकि πr², क्योंकि ये पोर्शन जो है नीचे वाला जो है एक वृत्ताकार का भाग है, एक वृत्त है, इस तरह से है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या होगा πr², तो इसको हम πr² इसमें से माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि एक बार ऑलरेडी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने इसमें घन में ऐड कर चुका है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मान रख देते हैं, मान क्या रखना है पाई का वैल्यू मान लीजिए 6 हो गया a² प्लस 2πr² में से एगो πr घटा देंगे, यहाँ बचेगा πr²। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 6 a का वैल्यू कितना है 7, तो 7 × 7 कर लेंगे, प्लस पाई का वैल्यू कितना रखें, पाई का वैल्यू रखते हैं 22/7, और r का वैल्यू कितना है 7/2, 7/2 × 7/2 हो गया। ये देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 11 × 22 हो गया। चलिए 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49, हम यहाँ पर कर लेते हैं गुना करके 49 × 7 करेंगे, ठीक है, तो इस साइड करके दिखाते हैं आपको। 7 × 7 = 49 हो गया, 49 × 6 करना है, तो 6 × 9 = 54 के 4 हो गया, हासिल 5 लगा, 6 × 2 = 24 और 5 कितना होता है 29, ठीक है। फिर से मिला लीजिए, 6 × 9 = 54 के 4, 6 × 2 = 24 और 5 कितना हुआ 29, यानी आ गया 294। प्लस इधर आते हैं,
यहाँ पे नीचे कितना है 2 है और ऊपर कितना है 11 और 7 है, 77/2। 2 से इसको हम भाग दे देते हैं, यहाँ कितना हुआ 294 प्लस इसको 2 से भाग देंगे तो देखिएगा 2 × 6 बचा 1, 17 हो गया, 2 × 8 16 और 2 × 5 10, 38.5 हो गया। यहाँ पे 38.5 इसमें जोड़ देते हैं। जब 38.5 जोड़ेंगे यहाँ देखिएगा इसमें 38.5 जोड़ते हैं, यहाँ पे 0 हो गया यानी 5, 8 × 4 = 12 के 2 हो गया, 9 × 3 = 12 1 13 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 332.5 हो गया, यानी 332.5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को चित्र में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। इस तरह का ये देखिए गिलास है और ये गिलास बेलनाकार है और इसी गिलास से जूस देता था। लेकिन बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार से एक उभरा हुआ गोला था, यानी एक उभरा हुआ देखिए ये गोला है इस तरह से अर्धगोला, एक उभरा हुआ क्या था अर्धगोला है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था अर्धगोला था, क्या अर्धगोला था, एक उभरा हुआ अर्धगोला था। यहाँ पे उभरा हुआ अर्धगोला था। ठीक है, तो यहाँ देखिए उभरा हुआ अर्धगोला है, कह रहा है कि जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए जूस बेचने वाला भी बड़ा होशियार था, इतना बड़ा गिलास दिखा करके जूस देता था, लेकिन इसमें देखिए ऊपर इस तरह से अर्धगोलाकार पेड़ा उठा दिया था ताकि उसमें जूस कम हटे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब भी वो जूस देता था तो कम मात्रा में देता था। रियलिटी गिलास की धारिता इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन देखने के कारण लग रहा होगा कि इसमें ज्यादा जूस हो जाएगा, लेकिन वो बड़ा होशियार निकला, इसमें एक उभरा हुआ इस तरह का यूज करता था ताकि आदमी को पता भी न चले और जूस कम दे। तो यहाँ से देखिएगा इसकी वास्तविक धारिता कितना है, वो कितना इसमें अटता है, वही चीज हमको निकालना है। तो वास्तविक धारिता कैसे निकलेगा, क्योंकि गिलास की धारिता निकाल करके और अर्धगोले की धारिता उसमें से माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास क्या दिया है क्या क्या चीज दिया है, गिलास जो यहाँ से यहाँ तक ऊंचा है उसकी ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है। गिलास की ऊंचाई h = कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका व्यास कितना दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब जब इसका व्यास हुआ तो अर्धगोले का इसकी व्यास जब दिया हुआ है तो व्यास कितना है d = दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना है r निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। अब जो देखिएगा कि जो बेलन का त्रिज्या जो हुआ और बेलन के ही एक आधार पे निचले आधार पे अर्धगोला टिका हुआ है, तो बेलन का व्यास और अर्धगोले का व्यास दोनों बराबर होगा। तो इस अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी 5/2 होगा, यानी 5/2 सेंटीमीटर ही होगा अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या कितना होगा 5/2 सेंटीमीटर। अब चलते हैं इसकी धारिता निकालते हैं। वास्तविक धारिता कितना है, बेलनाकार ग्लास की धारिता, बेलनाकार ग्लास की धारिता कितना होगा, तो पहले नंबर में बेलन की धारिता कितना होता है, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा πr²h, ये हो गया πr²h। अब चूंकि अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 πr³, ये होता है। ठीक है, अब दोनों में देखिए r² कॉमन है, अब पाई भी कॉमन है तो हम निकाल सकते हैं कितना, यहाँ पे πr² कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा h बचेगा -2/3r बचेगा। इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं, पाई का वैल्यू अगर हम रखते हैं इसमें तो देखिए बोला नहीं है क्वेश्चन में कितना पाई का वैल्यू रखना है, हम रख लेते हैं 3.14। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना है 5/2 है, यानी 5/2 लिखेंगे। एच का वैल्यू कितना है 10 है, माइनस यहाँ पे 2/5, आर का वैल्यू कितना है 5/2 है, कि 2 से 2 कट गया, कि 5 से 5 कट गया। चलिए
यहाँ पे कितना है 5 बचे 25 यानी 3.14 गुने 5 बचे 25 बटा में 2 हो गया। यहाँ पे कितना बचा है 1 बचा है। यहाँ पे कितना बचा है और यहाँ देखिएगा 3 था, ये कटेगा नहीं। यहाँ पे क्या है देखिएगा 3 था, यहाँ पे कितना है 2/3 है गुने 5/2 है, ये 2 कटेगा, ठीक है इतना होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कितना आएगा, यहाँ पे 10 है माइनस 5/3 हो गया। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3 घात 30 में से 5 घटा दिए। इधर देखिएगा इधर कितना है 3.14 गुने 25/2 इंटू 10×30। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, यानी 10×30, 30 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा 25 बटा कितना हो गया 3। अब इसको क्या करेंगे गुना भागा कर देंगे कितना आएगा, थोड़ा स्टॉप करो। यहाँ पे देखिएगा कैसे इसको काटेंगे, 2 से इसको हम काट दिए तो 2 एकम 2 बचा, यहाँ पे कितना 1, 2 5 10 बचा 1, 2 7 14, ये कट गया। अब यहाँ पे कितना हुआ 1.57 इंटू 25 गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा, 625/3, 625 इतना करेंगे तो 981.25 आएगा, 981 कितना आएगा 25 आएगा। इसमें 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 327.08 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस जो ग्लास है इसकी वास्तविक धारिता इतना ही था, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए ये अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़ा मेरा दिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100। इसकी फ्रीक्वेंसी दिया है 17, 28, 32, 24 और 19। तो सबसे पहले हम इस तरह का एक टेबल बना देंगे। इस टेबल में क्या लिखेंगे, पहला टेबल में लिखेंगे वर्ग अंतराल, दूसरा में बारंबारता, तीसरा में एक्साई लिखेंगे। एक्साई क्या होता है कि इन दोनों को यानी इसका जो वर्ग अंतराल है इसकी न्यूनतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़कर 2 से भाग लगाया जाता है तो हमारा एक्स निकलता है, ठीक है। तो 10 और 20 और 0 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 में 2 से भाग देंगे तो ये वाला आ जाएगा 10। यहाँ देखिए 40 और 20 है 60, 60 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा 30। यहाँ देखो 60 और 40 100, 100 में भाग देंगे तो हो जाएगा 50। यहाँ 80, तो इस तरह से देखिए इसमें क्या मिल रहा है 20-20 का अंतर मिल रहा है, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 90, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये फ्रीक्वेंसी है, इसको अगर हम जोड़ते हैं सीमा Fi का वैल्यू कितना आएगा, इस सारा को जोड़िएगा तो आएगा कितना 120, सारा को जोड़ने के बाद कितना आएगा 120 आएगा। अब चलिए यहाँ पे दिखाई देते हैं ये कैसे निकालेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 17 गुने 10 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 170, 30 गुने 28 करेंगे यहाँ पे 0, 38 के 24 के 4 और 3 गुना के 6 2 8, 840, 50 से 11 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, 5 गुना 10 के 0 और 5 3 15 ये 16, ये वाला गुना करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 7 28 के 8 हो जाएगा और 7 गुना 14 और 2 हो जाएगा 16, 1680 हो गया। यहाँ पे 0, 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 और 9 और 8 कितना होता है 17, 17 से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको टोटल हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा Fi इंटू एक्स आई बराबर कितना हो जाएगा, इधर 0 है तो 0 हो जाएगा, सब टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो गया। तो 7 4 11, 11 और 1 हो गया 12, 12 8 20 के हो गया 0, ठीक है। 9 6 15, 15 और 6 21, 21 हो जाता 28, 28 और 2 कितना होगा 3 और 2 5 और 1 6, 6000 कितना आ गया 6000। और 6000 जो आ गया ये 6000 सही है, जोड़ 6000 आ गया, 16 16 32 हो जाता, हाँ सही है 6000 आ गया। अब यहाँ पे हमको निकालना चूंकि क्या है माध्य निकालना है, तो यहाँ देखिएगा माध्य का माध्य को हम लोग डिनोट करते हैं x बार से। x बार बराबर फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा Fi इंटू एक्स आई बटा सिग्मा Fi। सबका वैल्यू पुट कीजिए, सिग्मा Fi इंटू एक्स आई का वैल्यू कितना है 6000 बटा इसका वैल्यू कितना है 120 है, 1 0 से 1 0 काट दिए। अब यहाँ पे 12 बचे 60 यानी 50 आ गया, मेरा माध्य कितना आ गया 50, ये मेरा आंसर। देखिए
यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन क्या है, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है। इसकी बारंबारता नीचे दिया हुआ है, तो इसी टेबल को हमने इस टेबल में ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें माध्यिका निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले देखिए मीडियन में क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है यानी माध्यिका इक्वल टू माध्यिका इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच होता है। अब इसमें सबसे पहले जानकारी हम लोगों को चाहिए कि एल क्या है, तो एल हमारा जो क्या है, फिर इसमें चाहिए कि एच क्या है, फिर सी एफ क्या है, एफ क्या है और कुछ एन क्या है। ये इतना चीज जानना है, एल क्या है, एफ क्या है, सी एफ क्या है, एन क्या है, ये सारा चीज हम लोग को जानना है। तो एल जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा है। अब देखिए माध्यक वर्ग इसमें से कौन होगा, इसको हम लोग चूज करेंगे कि माध्यक वर्ग कौन होगा। ठीक है, फिर इसमें आते हैं एच। एच क्या है, तो हमारा जो क्लास इंटरवल जो है, हमारा जो क्लास इंटरवल है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, इस तरह का जो क्लास इंटरवल है उसमें इसका वैल्यू जो है हम लोग इसी में से जो है हम लोग एच का वैल्यू चूज करेंगे। तो कितना होता है, एच जो होता है वर्ग अंतराल का डिफरेंस जो होता है, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इस तरह से जो दिया हुआ है। तो इसका माप कितना है, माप माने दोनों का डिफरेंस कितना है बीच का, यानी उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा का। तो देखिए उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा का बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए तो यानी 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो दोनों के बीच का 10 है। इसलिए हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं कि वर्ग माप, वर्ग माप है। ये क्या है, संचयी बारंबारता है, यानी कहने का मतलब संचयी बारंबारता तो इसमें सारा आएगा, लेकिन संचयी बारंबारता इसमें से कौन किसका संचयी बारंबारता लेना है हमको। तो संचयी बारंबारता जो हमारा माध्यक वर्ग होगा, वो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। एफ क्या है, ये हुआ माध्यक वर्ग के बारंबारता है, और एन क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या है। तो चलिए अब देखते हैं पहले संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं। संचयी बारंबारता देखिए, अगर इसका सीक्वेंस जो है ये क्लास इंटरवल का 0 से बढ़ते हुए नीचे की ओर जा रहा है, तो इसमें ऊपर वाला सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं और इसको जोड़ जोड़ के लिखते हैं। 8 5 कितना हुआ, 13, 13 और 20 कितना हुआ, 33, 33 और 15 कितना हुआ, 8 और 3 और 2 5, 58, 58 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 7 15 के 5 और 5 और 1 6, 65, 65 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 70, 70 आ जा रहा है। ये देखिए तो गलत है कि सही है, 5 यहाँ लिख दिए, 5 और 8 13 हो गया, 13 और 20 जोड़ेंगे तो 33 हो गया, 33 हो गया, और 33 और 7 जोड़ेंगे, 13 और 20 33, 33 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 3 8, हाँ देखिए गलत हो रहा है, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 48 हो गया, 48 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 55 हो गया, और 55 और 5 जोड़ेंगे तो हो गया 60। देखिए ये सही कब माना जाएगा, जब ये दोनों जो है बराबर आना चाहिए, ये दोनों का आना चाहिए बराबर, ये दोनों जब बराबर आ जाएंगे तो हमें समझना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है। अब चलिए देखते हैं एल का वैल्यू क्या है। यहाँ हमारे पास एल चूज कैसे करेंगे, तो देखिएगा हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 सम संख्या में आ रहा है। सम संख्या है तो 2 ऊपर छोड़ देंगे, 2 नीचे छोड़ देंगे,
अब इस दो मिडिल वाले जो वर्ग है इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, तो ये है। तो ये हो गया मेरा माध्यक वर्ग, ये मेरा क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। तो इसकी न्यूनतम सीमा कितना है 20, तो एल का वैल्यू हो गया 20। चलिए अब एच का वैल्यू लेते हैं, एच का वैल्यू कितना है, 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अगला है सी एफ, इससे इसका माध्यक वर्ग जब ई हुआ तो इसका वर्ग का पीछे वाला फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, सी एफ ई हुआ, यानी सी एफ का वैल्यू कितना लेंगे हम 13। एफ क्या कर रहा है, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है 20 है, एफ बराबर कितना लेंगे 20 लेंगे। एन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है मेरा कितना 60 है, तो एन का वैल्यू कितना लेंगे हम 60 लेंगे। चलिए हम माध्यिका निकालते हैं, माध्यिका इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू एल का वैल्यू कितना रखना है 20 प्लस एल का वैल्यू कितना रखना है 20 प्लस एन बटा 2, एन का वैल्यू यहाँ पे 60 है, 60 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 30 माइनस सी एफ का वैल्यू कितना है 13 बटा एफ का वैल्यू कितना है 20 गुने एच का वैल्यू कितना है 10, 10 गुना के 20, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे आया 20 प्लस 30 में से 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा 17 हो गया, 17 बटा कितना है 2, इसको भाग देते हैं, यहाँ हुआ 20 प्लस 17 में भाग देंगे तो हो जाएगा 8 गुना के 16 और 1 17, यानी कि कुल मिला कितना आ गया 28.5 आंसर। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ये माध्यिका निकालने का। ठीक है, तो क्या है, इस तरह से सेट 2 का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो आप जरूर इस सॉल्यूशन को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, आप देखेंगे बनाएंगे, जिससे आपको हर तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा इस सेट में। और मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और अगला वीडियो पुनः अपलोड कर सकें। धन्यवाद।